हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, और इसे हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सीखेंगे फ्रेंड, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आने पर छूटने की कोई चांस ही ना हो। तो बने रहे फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड, खाने का सोडा का सूत्र है। तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है फ्रेंड NaHSO4, ऑप्शन बी दिया गया है Na2CO3, और ऑप्शन सी दिया गया है NaHCO3, और ऑप्शन डी दिया गया है Na2CO3 × 10H2O। तो फ्रेंड, इनमें से खाने के सोडा का सूत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि क्या होता है खाने के सोडे का सूत्र? NaHCO3 फ्रेंड। इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे भी याद रख लेना फ्रेंड, इसे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका रासायनिक नाम है फ्रेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका खाने के सोडे का रासायनिक नाम है फ्रेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये डी में दिया गया है फ्रेंड NO2CO3 × 10H2। इसे कहते हैं फ्रेंड धावन सोडा। क्या कहते हैं? धावन सोडा। धावन सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। ठीक है फ्रेंड। आइए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है फ्रेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP फ्रेंड, जो हम अपने घर में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, तो वो कैसे कठोर हो जाता है? तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है ऑप्शन ए CaCl2 मुक्त कर, ऑप्शन बी दिया गया है CO2 अवशोषित कर, और ऑप्शन सी दिया गया है पानी यानी कि H2O अवशोषित कर, और ऑप्शन डी दिया गया है पानी मुक्त कर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP कब कठोर हो जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंड। ऑप्शन सी यानी कि जैसे ही हम POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालते हैं, वो हार्ड होना यानी कि कठोर हो जाना शुरू हो जाता है। ये सेम सीमेंट के जैसा है, ठीक है ना, जिसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में अपने घर में डिजाइन देने के लिए या फिर मूर्ति में कलाकृति देखने के लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं फ्रेंड, है ना। आप इससे अवगत हो गए। तो ये कब कठोर हो जाता है? पानी अवशोषित करके फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 हमें दिया है, समुद्रों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें बताना है कि समुद्र से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है ज्वारीय ऊर्जा। तो ये तो सही है फ्रेंड। समुद्र से कौन सी ऊर्जा निकलती है? ज्वारीय ऊर्जा। ये सही हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन बी दिया गया है महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो ये भी क्या है फ्रेंड? चूंकि सागर है तो सागर से महासागरीय तापीय ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है, यानी कि ये दो सही फ्रेंड। ऑप्शन सी दिया गया है तरंग ऊर्जा। तो तरंग ऊर्जा यानी कि जो समुद्र में जल होता है वो कैसा होता है फ्रेंड? तरंग के रूप में चलता रहता है, ये इस तरीके से, है ना। तो क्या होता है, हमें तरंग ऊर्जा भी प्राप्त होती है। और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड। यानी कि समुद्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या क्या है? ज्वारीय ऊर्जा, सागरीय ताप ऊर्जा और तरंग ऊर्जा भी उत्पन्न होता है फ्रेंड। ठीक है। आइए इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न 4 दिया गया है फ्रेंड, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए विधि प्रयुक्त की जाती है। तो सल्फाइड अयस्क फ्रेंड, इसके सांद्रण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है ए चुंबकीय पृथक्करण, ऑप्शन बी गुरुत्वीय पृथक्करण, और ऑप्शन सी झाग उत्प्लावन, और ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए किस विधि का यूज किया जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंड। ऑप्शन सी यानी कि झाग उत्प्लावन। यानी कि किस विधि का यूज करते हैं सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए? झाग उत्प्लावन विधि का। 5वां प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स हमें, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है? ऑप्शन ए में हमें दिया है फ्रेंड सोडियम, ऑप्शन बी दिया गया है हीलियम, और ऑप्शन सी क्लोरीन, और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि हाइड्रोजन फ्रेंड। हाइड्रोजन का क्या है? इसका आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है फ्रेंड। इसे हम कहीं पे भी रख सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है फ्रेंड, क्यों हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है? प्रश्न है फ्रेंड कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित क्यों नहीं है ना। ये तो हम जान गए कि किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान नहीं है, तो वो है हाइड्रोजन। इसे हम कहीं पे भी रख सकते हैं। लेकिन क्यों इसका स्थान निश्चित नहीं है? तो इसका सरल सा आंसर है फ्रेंड, चूंकि हाइड्रोजन आप जानते हो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है 1। इसी के कारण इसे हम कहीं पे भी रख सकते हैं फ्रेंड। यानी कि हाइड्रोजन क्या करता है? 1 परमाणु क्रमांक है फ्रेंड। तो क्या करता है, ये इस 1 को या तो फिर ये किसी और तत्व को दे देगा, या फिर 1 ग्रहण करके ये 2 हो जाएगा फ्रेंड। फिर क्या होगा, इसका जो कक्षा है वो पूरी तरीके से भर जाता है फ्रेंड।
क्या करेगा ये, या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा फ्रेंड। चूंकि परमाणु क्रमांक होता है क्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, तो क्या करेगा ये, इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है फ्रेंड। इसीलिए इसका स्थान जो है वो फिक्स नहीं है, इसलिए इसका स्थान निश्चित नहीं फ्रेंड। ये कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन दान करता है और एक कभी ग्रहण करता है, इसीलिए इसका स्थान निश्चित नहीं है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न 6 हमें दिया गया है, हमारे शरीर की कायिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। तो हमारे शरीर की कायिक कोशिकाओं में कैसा कोशिका विभाजन होता है फ्रेंड। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है अर्धसूत्री, ऑप्शन बी दिया गया है समसूत्री, ऑप्शन सी दिया गया है असूत्री और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो हमारे कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है फ्रेंड, अर्धसूत्री की, समसूत्री की, असूत्री की, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि क्या होगा, समसूत्री, यानी कि हमारे शरीर की कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है फ्रेंड। समसूत्री यानी कि बराबर। अब इसका एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो फ्रेंड। सपोज मान लो कि आपके हाथ में कोई एक छोटा सा चोट लग गया, ठीक है, चोट लग गया, छोटा सा कोई चोट लग गया, तो वहां से क्या होगा, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो देखो वहां पे क्या होगा, जैसे ही ये भाग कटा या किसी चीज से आपको चोट लगी तो उस एरिया का क्या हो जाएगा, कोशिका खराब हो जाएगा फ्रेंड, डैमेज हो जाएगा। यानी कि सपोज मान लो कि वहाँ का 100 कोशिका खराब हो गए, तो जाहिर सी बात है ये ठीक कब होगा, जब यहाँ पर उसी प्रक्रम में क्या होगा, 100 कोशिकाएं बनाएंगी, तभी वो क्या होगा, पूरी तरीके से वो जख्म या जो चोट लगा है वो ठीक होगा फ्रेंड। तो इसीलिए क्या होंगे, समसूत्री, यानी कि जितना कोशिका नष्ट हुआ है उतना ही कोशिका आना चाहिए फ्रेंड, तभी तो वो घाव भरेगा। अगर हम कहें यहाँ से अर्धसूत्री, तो अर्धसूत्री में क्या हो जाएगा, सपोज ये 100 कोशिका क्या हुआ है, नष्ट हुआ है, तो यहाँ पे अर्धसूत्री यानी कि उसका आधा 85 कोशिका आएंगे, तो ये घाव भरेगा फ्रेंड, पूरी तरीके से नहीं भरेगा फ्रेंड। इसीलिए हमारे कायिक कोशिका जो भी हैं इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन, यानी कि जितना कोशिका नष्ट हुआ है उतना ही कोशिका वहां पे आएगा फ्रेंड। अगर अर्धसूत्री हो जाएगा तो क्या होगा, वो घाव भर ही नहीं पाएगा फ्रेंड। इसीलिए जितना कोशिका नष्ट हुआ है उतना ही कोशिका आना चाहिए फ्रेंड, उसी को कहते हैं समसूत्री यानी कि समान विभाजन फ्रेंड। ठीक है, तो ये हो गया, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन फ्रेंड। आइए इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता है ये बताना है फ्रेंड। अपरूपता यानी कि उसी के रूप का, उसी के जैसा, किसी चीज में चेंज हो जाता है तो उसी को कहते हैं अपरूपता, यानी कि उसी के जैसा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है हमें सोडियम, ऑप्शन बी दिया गया है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दिया गया है सल्फर और ऑप्शन डी दिया गया है फास्फोरस। तो इनमें से कौन सा तत्व है जो अपरूपता नहीं दिखाता फ्रेंड, यानी कि जो कोई और रूप में नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए सोडियम। ऑप्शन ए सोडियम, यानी कि सोडियम ही एक ऐसा तत्व है जो कोई अपरूपता नहीं दिखाता है फ्रेंड, यानी कि सोडियम कहीं पे भी हम लें सोडियम सोडियम ही रहेगा। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेंज हो जाता है फ्रेंड, उसकी अपरूपता क्या होती है, ओजोन, इस तरीके से वो बदल जाता है। ऑक्सीजन से ही बना होता है ओजोन, है ना। ओजोन के बारे में आप जानते ही होंगे, जो कि क्या करता है, हमारे स्किन को पराबैंगनी किरण से बचाता है फ्रेंड, है ना। तो क्या है, वो ऑक्सीजन का ही रूप है, ऑक्सीजन का ही रूप है ओजोन। ठीक है, तो ये देखो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का ही अपरूप है, उसी के जैसा है। सल्फर का भी होता है उसी प्रकार, और उसी प्रकार फास्फोरस का भी अपरूपता होता है फ्रेंड, कुछ कुछ अलग रूप में। ठीक है, लेकिन सोडियम हमेशा सोडियम रूप में ही मिलता है। इसलिए इसमें से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए सोडियम। ठीक है, ये हमेशा सोडियम ही मिलेगा। आइए फ्रेंड इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हमें दिया गया है फ्रेंड, लैंगिक प्रजनन से। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है विभिन्नताएं बढ़ती है, ऑप्शन बी दिया गया है नर व मादा जनन कोशिकाओं के निषेचन से युग्मनज बनता है, ऑप्शन सी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन डी दिया गया है ए एवं बी दोनों। तो क्या होता है फ्रेंड लैंगिक प्रजनन से, तो ऑप्शन ए क्या है, विभिन्नताएं बढ़ती है, तो ये सही है फ्रेंड। लैंगिक प्रजनन से क्या होता है, विभिन्नताएं बढ़ती है। और क्या होगा, ऑप्शन बी नर व मादा जनन कोशिकाओं के निषेचन से युग्मनज बनता है, तो ये भी क्या है फ्रेंड, ये भी सही है। यानी कि नर व मादा जनन कोशिकाओं के निषेचन से ही तो युग्मनज बनता है ना, तो ये भी सही हो गया। और ऑप्शन सी दिया गया उपरोक्तों में से कोई नहीं, तो ये तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड। और ऑप्शन डी दिया गया ए एवं बी दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड, ऑप्शन डी, यानी कि ए एवं बी दोनों। लैंगिक प्रजनन से विभिन्नताएं बढ़ती है तथा नर व मादा जनन कोशिकाओं के निषेचन से युग्मनज बनता है, ये दोनों सही है फ्रेंड। ठीक है, आइए इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमें दिया है, बायोगैस निम्नलिखित गैसों का मिश्रण है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, बायोगैस निम्नलिखित गैसों का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑप्शन सी दिया गया है इथेन,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी दिया गया है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो बायोगैस फ्रेंड ये किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि उसमें क्या क्या होता है बायोगैस में? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्रेंड। ठीक है, मीथेन को सबसे पहले आप इसमें याद रखने के लिए टारगेट रखना फ्रेंड। मीथेन आया वहीं पे होगा बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है? मीथेन, फिर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन फ्रेंड। ठीक है, तो ये मीथेन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। बायोगैस में मीथेन पाया जाता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्रेंड। आइए फ्रेंड इसी प्रकार आज के इस वीडियो का लास्ट है और 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें 10वां प्रश्न दिया गया है फ्रेंड, जैविक घटक कहा जाता है। तो किसे जैविक घटक कहा जाता है फ्रेंड? हमें ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है अपघटक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, और ऑप्शन सी उत्पाद, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो किसे कहते हैं फ्रेंड जैविक घटक? तो जैविक घटक में क्या होगा फ्रेंड? अपघटक। अपघटक भी क्या होते हैं? जीवों को घटित करते हैं। उपभोक्ता यानी कि क्या करते हैं? उपभोक्ता भी जैविक घटक को क्या करते? जैविक के घटक जो जीव को घटित करते हैं फ्रेंड। और उत्पाद, उत्पाद भी क्या करते हैं? जीव को घटित करते हैं फ्रेंड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? जैविक घटक कहलाएंगे फ्रेंड। ठीक है, जैविक घटक क्या कहें? जैविक घटक, अपघटक भी जैविक घटक है, उपभोक्ता, उत्पाद, ये सभी जैविक घटक हैं फ्रेंड। सो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस